नमस्कार दोस्तों। आज पार्थ न्यूज में लॉकडाउन के दौरान हमारे साथ हैं युवा कवि और साहित्यकार अनिल कार्की जी, जो जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। छोटी सी ही उम्र में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और युवा पाठकों के बीच लगातार ये पसंद किए जा रहे हैं। थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे भी इनके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। फिलहाल मैं कार्की जी को हमारे न्यूज़ चैनल में आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार कार्की जी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो कार्की जी, पार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कार्की जी कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मुआनी रामगंगा नदी घाटी से रहने वाला एक छोटा सा बालक की शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक खत्म हुई? दरअसल मैं एक सैनिक परिवार से आता हूँ और मैं बड़ा परिवार है, हम छह भाई बहन हैं। जी तो पूर्वी रामगंगा का जो मुआनी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर का जो इलाका है, जी वहां से पार करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है। जी और रामगंगा पार बिल्कुल नदी के किनारे बैठा हुआ हमारा गांव है। ग्राम सभा पीपलतड़, जी पोस्ट बरला बरला जी तोप है हमारा। तो यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं मैंने अपनी माँ बहनों और पिता के साथ खेती किसानी के शुरुआती तरीकों में मैं रहा। जी और जी फिर यहीं से मैंने 8 पास किया अपने जूनियर हाई स्कूल पीपलतड़ से। जी और फिर मैं जो है यहाँ से पिथौरागढ़ की तरफ। जी। तो कभी सोचा कि बचपन में कवि या साहित्य की ओर जाने की कभी ऐसी रुचि बचपन से ही थी या फिर अचानक से पैदा हुई? दरअसल कविता और साहित्य मेरे लिए थोड़ा सा अलग मामला था। जी मैं जिन महिलाओं के साथ परिवेश में रहा, जी तो पूर्वी रामगंगा का जो परिवेश है, जोहार घाटी के बिल्कुल किनारे और बाराबीसी के बिल्कुल बगल का इलाका है, चीराकोट से लगा हुआ इलाका है, जो कि एक तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जी अगर आप देखेंगे कि ठीक मेरे ऊपर गंगोली का इलाका आ जाता है। जी जी तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, सांस्कृतिक विविधता, मैं उस इलाके से आता हूँ। और बचपन से ही हमारी माएँ और हम तमाम सारे लोग, बच्चों के खेल, महिलाओं के गीत, ये सब एक तरह से मौखिक परंपराओं का जो लिटरेचर था, जी साहित्य था, ये हमने खेती किसानी और ये सब महिलाओं के ग्वाला जाने और लोक त्योहारों में ही सीखा। जी लेकिन मौखिक परंपरा की लिखित परंपरा जो होती है, जिसको हम साहित्य कहते हैं, जी तो साहित्य की परंपरा मैंने शुरुआती तौर पर मेरी जो शुरू हुई, जी वो मिशन इंटर कॉलेज से ही शुरू हुई। पिथौरागढ़ मिशन जी इंटर कॉलेज से, जब मैं कक्षा 9 कक्षा। जी जी। तो पिथौरागढ़ जब जिला मुख्यालय पढ़ने चले गए और 12वीं पास के बाद, जैसा कि मैं आपको जानता हूँ कि जब आप महाविद्यालय में एमए में थे तब मैं सेकंड ईयर में हुआ करता था। तो उस दौर से मैं आपको जानता हूँ कि आपके विचार उस दौर में कहीं ना कहीं दक्षिणपंथ की ओर झुकाव था। आपको भली बात याद होगा कि आप पहली बार भी मुझे एबीपी कार्यालय ले गए थे और आपने अपने घर पर एक मठ बनाया हुआ था, आप वहाँ पे भी मुझे ले गए थे। तो अचानक से दक्षिणपंथ से वामपंथ की ओर झुकाव होना, क्या कोई विशेष कारण था कि यूं ही झुकाव की ओर चलते बने? दरअसल जब मैं पहली बार पिथौरागढ़ गया, तो जी मेरे लिए विचारधाराओं का, जैसे विचारधारा बहुत दूर की कौड़ी थी। जी हम इंसान को इंसान के नजरिए से जानते थे अपने गांव में। जब तो दरअसल हुआ ये कि जब मेरा जो परिवार है वो पारंपरिक रूप से कांग्रेसी परिवार रहा, पुराना सर्वोदयी रहे हम लोग। जी मुआनी में आप पता कर सकते हैं कार्की परिवारों को लेकर के। जी तो बहरहाल उसके बाद जो है, जब पिथौरागढ़ आए, तो पिथौरागढ़ में एक तरह से हम जैसे जो कोरे लोग होते हैं, जो गांव से आते हैं, एक जी तरह जी से तो जी। गांव का पूरा जो माहौल है, मतलब लुंठुड़ा हाँ, और कुमोर, कुमौड़, बजेटी, पीसा पौड़। बजेड़, जी तमाम तरह के, मतलब एक तरह का गुटबाजी है, दादागिरी है, वो सब पूरा माहौल है। उस मिशन दौर इंटर की। कॉलेज, देव हम्म। सिंह, जियासी, और पूरे उस प्रक्रिया में जो बनने और बिगड़ने का जो दौर है, जी कक्षा 9 के बाद जो किशोरावस्था में होती है, जी पूरा दौर हमने पिथौरागढ़ के माहौल में देखा। और उसी दौरान फिर एनएसएस के कैंप शुरू हुए और तमाम सारी चीजें जो भी होती है। जी जी तो बहरहाल
कक्षा 9 में भी जब हम पहली बार आए तो जो हमारा जो बेसिक अड्डा था वो सिनेमा लाइन मार्केट, जी क्योंकि मैं भतेलवाड़ा में मेरे पिता का मकान था जो 1986 में उन्होंने बनाया था। जी तो वहां से जब ऊपर आते तो साजिद साजिद नाई के वहाँ बाल कटाते थे। साजिद भाई आज भी हमारे दोस्त हैं। और ठीक वहीं पर बगल में नेशनल गारमेंट के एक हमारे साथी हुआ करते थे, सलीम अहमद, जी वो हमारे दोस्त थे। जी और सिनेमा लाइन के ठीक बगल में एक दुकान थी भटूरे की, पप्पू जी गोस्वामी, जी वो हमारे दोस्त थे। तो वहां से जब हम आते थे नीचे सिनेमा लाइन का जो एनसीसी जो ऑफिस था उसमें हमारा एक मित्र था, डुंगरा कोटी, हरीश डुंगरा कोटी। जी जी तो वहां से निकलते हुए हम आते थे फिर सिनेमा लाइन में नवीन शर्मा, बल्लू और तमाम सारे जी लोग जब आते थे। तो शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं था, विचारधारा का हमको बहुत पता नहीं होता था। बहरहाल आने जाने में कहीं ये पता चलता था कि मतलब किसी तरह का कोई संगठन है। फिर एक दिन ये हुआ कि किसी तरह से जो 12वीं की क्लास में जो लोग होते हैं उन्होंने प्रार्थना या मतलब कुछ कैसेट जो थे यीशु जी यीशु के जो कैसेट थे उनको उनको निकाल के उनके तार जो है लपेट दिए थे वहाँ। मिशन इंटर कॉलेज के ठीक आगे पर एक आड़ू का पेड़ हुआ करता था जिसमें एक घंटी टकी रहती, जी जी उस घंटी के आसपास लपेटना शुरू कर दिया था। हम्म तो उस बात को लेके जिसमें संजय पांडे हमारे एक मित्र हुआ करते थे जो बहुत ही मतलब जो पहली बार आरएसएस का जब नाम सुना तो वो हम संजय पांडे से अच्छा, सुना। तो कहीं ना कहीं उस विचार की ओर अग्रसर करने वाले आपके पांडे जी रहे। हाँ, जी संजय पांडे हमारा सहपाठी था, पता नहीं अब तो हम्म कहाँ होगा। हम्म बहरहाल उसके बाद फिर ये समझ में आया और कॉलेज गए। जी कॉलेज भी जब गए तो कॉलेज के शुरुआती दौर में जब बीए फर्स्ट ईयर में थे, बीकॉम हम्म फर्स्ट ईयर में मैंने बीकॉम किया। हम्म तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब थे तो उस दौरान ये हुआ कि एनएसएस कैंप गए। जी और एनएसएस कैंप में तमाम हम सारे दोस्त मतलब एक साथ बैठते थे। मेरे पास एक लोटा हुआ करता था। जी हमने कहा कि एक संत समाज है हमारा, जी संत समाज ऐसा। तो उसमें तमाम लोग थे, लक्की बसेड़ा और आप देखेंगे मतलब अभी तमाम योगेश लुंठी, योग्या और तमाम सारे लोग हम लोग थे। जी तो धीरे धीरे उसमें बैठना शुरू हुआ, मनीष महर और तमाम सारे लोग। जी जी तो फिर ये हुआ कि हर एक ग्रुप बनाते हैं। जी तो एक ग्रुप डेवलप किया गया जिसको हमने कहा ये संत समाज है। जी जी और क्योंकि नया नया जोश था, जी युवा अवस्था में। हरिद्वार से भगवे पट्टे लाए जी गए, राम सीताराम लिखे हुए, जी उनको गले में लपेटा गया और शौक ही है। अलग होता है वो दौर का, और कॉलेज के उस साजिद, दौर का। बिल्कुल वो पट्टे और ये सब तो बड़ा आकर्षित करते हैं ना उस जी दौर में। तो फाइनली हमने ये सब लपेट लपेट करके, क्योंकि अब साजिद नाई के वहां सब आईने में देखते थे, युवा भी हो रहे थे, जी तो उसकी दुकान में आते थे सिनेमा लाइन के ठीक बगल में। जी और बढ़िया बुलबुली और ये सब कंगी वंगी फिरा फिरू करके और साजिद के साथ दो चार बात करते और निकले। उसी दौरान सिनेमा लाइन की एक दुकान पर हम जी बैठते थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा दुकान जी का, जो एक गिफ्ट सेंटर था। जी जी तो उस दुकान पर बैठते हुए एक दिन मुझे हमारी टीम को जी आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता में जी और दो मुख्य कार्यकर्ता थे, जी जिनमें से एक अब नहीं रहे, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह राणा। जी तो वो मिले तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़े एनर्जेटिक लड़के हैं, भगवा पट्टा भी हमारी तरह ही पहनते हैं और ये और सब। तो बहरहाल उनसे बात हुई और फिर बात का सिलसिला जी आगे बढ़ा। तो उनका बड़ा सहृदय व्यवहार था और तमाम सारी चीजें थी हैं। जी और एक तरह से फिर हमारी मतलब बातचीत होनी शुरू हुई। जी जी और धीरे धीरे उन्होंने ये कहा कि यार तुम कहाँ ये सब लगे हो यार, नए लड़के हो और देश युवा ये जोश है नुकसान हो रहा है, देश, युवा हो और देश में अफरा तफरी है, देश संकट में है, देश तमाम हिंदू सारी खतरे में है, ये तमाम उससे बातें गुजर हैं। रहा है, ये एक अक्सर दिन हम खत्म हो जाएंगे, जी तमाम इस तरह की बातें जो थी जी जी वो बातें हो रही। तो इस तरह से हम जो है जी फाइनली हम गिरफ्त में आए। जी जी गिरफ्त में कह सकते हो उस समय, जी क्योंकि गिरफ्त में इसलिए कहना चाहिए कि उस समय ठीक आयशा का जो रोल था पिथौरागढ़ में जी वो एक तरह से नहीं थी वहां। जी और एबीवीपी के लोग जो थे, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि एबीवीपी और कांग्रेस पार्टी जो दोनों पार्टी के लोग थे उनमें से एबीवीपी के लोग थोड़ा उदार थे। जी मतलब वो गुंडाई नहीं करते थे, लड़कों जी को कम मारते पीटते थे मतलब। जी और जो युवक युवक कांग्रेस के जो लोग थे हाँ वो थोड़ा खतरनाक किस्म के लोग थे, जी मतलब एक तरह से मतलब तो एक आज तरह से दूसरों को हैरेस करते थे कई बार। जी
तो आदमी संरक्षण तो जहाँ ये मिलेगा वहीं उसी ओर भागेगा, वो तो है। हाँ, तो एक तरह की विकल्पहीनता थी, राजनीतिक विकल्पहीनता कि जी किस तरफ चला जाए। जी तो उस दौर में लाजिम था कि हम गांव से निकले हुए लोग, सुदूर घाटियों के निकले हुए लोग, हम्म, हमको कहाँ जाना चाहिए जहाँ जी हमको एक तरह का संरक्षण मिलेगा, जहाँ हमको एक तरह का मतलब क्या कहते हैं अपनत्व तो मिलेगा, हम वहां गए। उसी ओर निकलेंगे। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ इसी बात में कि जी जो ये जो हिंदुइज्म है ना, एक तरह का मतलब जो पूरा ये हमारे हम पैदा होने के साथ साथ मतलब हम विचारधारा की चम्मच लेके कोई पैदा नहीं होता। जी हम तो बन करते और ये सब करते हुए बने। जी और हर आदमी पैदा हिंदू मुसलमान और ईसाई होता है। कि जो हमारी सामाजिकता है, इंसान जब किसी समाज के संपर्क में आता है, किसी जी पढ़े लिखे समाज के या किसी नए समाज के जैसे कि हम लोग आए, जी तो वो समाज से ही सीखता है। जी तो विचारधारा दरअसल हमने अपने समाज से ही सीखी। जी मतलब हम हमारे बाप तो जिंदगी भर जो है बॉर्डरों पर लड़ते रहे, उनको जी विचारधारा का मतलब केवल देश उनके लिए था, जी है। तो हमको तो विचारधारा का मतलब केवल ये था कि एक देश और एक एक आदमी। जी और पैदा हम हिंदू परिवार में हो गए थे, तो टीका और चंदन हमारे हम लगाते माथे थे, पंडित जी ने हमारा जी नामकरण किया था, है। जी जी। तो तमाम सारी नहीं, चीजें वास्तव उसमें में थी। देश तो तो एक तरह केवल केवल सीमाओं से नहीं ना, उन सीमाओं के अंदर रह रहे लोगों से ही देश बनता है, लेकिन ये आज के युवा पीढ़ी को समझने में बहुत समय लग जाता है। कहीं ना कहीं वो फिर उसी ओर जिस तरह से जा रहा है, बिल्कुल अंधभक्ति की ओर पूरा युवा पीढ़ी उसी ओर जा रहा नहीं, है। कहीं कमजोरी। दरअसल मैं इस बात पर आ रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम विचारधारा की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, हमने हम्म, बनते हम्म, और बनते बनते ये सारी चीजें सीखी। जी तो पिथौरागढ़ का जो उस समय का जो माहौल था वो फिर भी रचनात्मक माहौल था। अभी जी तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत कम रचनात्मकता बची हुई है। जी लेकिन लोग आपस में बैठते थे और तमाम सारी बातें करते थी। हम्म, हमने खूब बजरंग दल के साथ नारे लगाए, तमाम सारी मतलब उसके लिए मैं पिथौरागढ़ की जनता से किस तरह से माफी मांगू। मैं आज भी इस बात को महसूस कर पाता हूँ, इस दर्द को महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि जो लौंडोली होती है ना, एक जी तरह जी, का वो मतलब नादानपन, लड़कपन। वो पूरा नादानपन, पूरा उस तरह का पूरा मतलब उस दौर में हमारे साथ भी रहा होगा। जी क्योंकि हम तो ऐसे मतलब परिवारों से नहीं थे, जी लेकिन आए और फिर रहे उसमें और हमने काम किया। लेकिन काम करते हुए एक दिन अचानक से क्या हुआ, ये भी बड़ा कोइंसिडेंट है। जी एक दिन अचानक से हमने पांचजन्य अखबार की पत्रिका पढ़ी, जी और पांचजन्य को हम गोविंद कफलिया की दुकान, जी मतलब जी गोविंद कफलिया की दुकान में खड़े, तो गोविंदा ने कहा कि यार पांचजन्य तो पढ़ता ही होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ता हूँ। जी तो पांचजन्य में एक तरफ मोहन जी का आर्टिकल था और एक तरफ तरुण विजय जी का आर्टिकल। हम्म तो उसने, तुम तरुण विजय और जगमोहन के आर्टिकल को दोनों को देखो, हम्म और दोनों को देखने के बाद फिर तय करो कि किसका आर्टिकल ज्यादा बढ़िया। हम्म तो हम बड़े सन के लोग रहे, क्योंकि पहाड़ी जो लोग होते हैं वो सनक और विश्वास में जीते। जी तो मैंने तुरंत जगमोहन जी को फोन किया, जी और जगमोहन के इत्तेफाक से भगत सिंह के भांजे थे। जी तो फिर उनसे बात करनी शुरू हुई किसी तरह, फिर उससे एक तरह का मतलब किसी तरह उससे एक तरह का अलगाव हुआ। फिर जी बाद में फिर एक तरह से हम समझ पाए पढ़ना लिखना और ये सब धीरे धीरे, जिसमें रूपेश डिमरी, विक्रम नेगी, नवीन शर्मा जी जी और हमारे तमाम साथियों का जो भी वहाँ प्रगतिवादी विचारों को लेकर के जो काम करते हैं पिथौरागढ़ की जनता के बीच, जी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। दरअसल मैं उन्हीं लोगों का बनाया हुआ आदमी। जी। दूसरा सवाल ये है कि पीएचडी करने के बाद और 2 बार इंटरनेशनल फेलोशिप भी आपको रह चुके हैं। पीएचडी नेट करने के बाद, उसके बाद पीएचडी के दौरान 2 साल तक लगातार आपने पढ़ाया भी है और कुछ समय तक नौकरी भी की है। लेकिन उसके बाद आपने ऐसा डिसीजन नौकरी छोड़कर अपने गांव जाकर किसानी करना ज़्यादा फायदेमंद समझा। आखिर पहले दक्षिणपंथ से एकदम वामपंथ की ओर झुकाव, फिर वामपंथ से लिखने की ओर झुकाव, और उसके बाद फिर अपने गांव में आकर खेती बाड़ी करने। ये अचानक से इतने परिवर्तन आपको कैसे सही लगते हैं, उचित लगते हैं? दरअसल हम जिन परिवारों से आते हैं, जिन जिन अस्मिताओं से हम लोग निकले हुए हैं, हम है तो किसानों के ही जी बच्चे। और हमको ये इस बात को कहने में बिल्कुल गर्व होता है कि हम उन परिवारों से हैं जिनको जिनके पीढ़ियों को उनकी जमीनों ने पाला। जी
और अगर हम अपने वजूद को तलाशने निकले तो वो हमारे जमीनों पर ही है। तो ये तो एक अलग किस्म की बात है। फिर अगर तुम पिथौरागढ़ की पॉलिटिक्स की बात करते हो तो हमने वहाँ छात्र राजनीति भी करी। जी छात्र राजनीति के तमाम किस्म के मायने सीखे। फिर नैनीताल गए, रिसर्च किया, और रिसर्च में तमाम तरह के पहले हिंदी लिटरेचर में, फिर हिमालयन एंथ्रोपोलॉजी में इंटरनेशनल फेलोशिप और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पर कुछ कुछ काम करने के बाद, जी हिमालयन फोक टेल्स पर काम करने के बाद मुझे ये बहुत गहरे से महसूस होने लगा कि जो हमारी शिक्षा है जी वो खास किस्म के क्लासिज्म को ग्लोरीफाई करती है, जी जी खास किस्म के पेशों को ग्लोरीफाई करती है, जी जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, तमाम किस्म के जो बड़े पेशे हैं उनको ग्लोरीफाई करती जी है। जबकि आज आप देखेंगे हमारी शिक्षा में कहीं भी नाई, मोची या किसान, उसके पेशों का कोई जिक्र नहीं जिक्र होता, नहीं। और न उसके पेशों को हम किसी तरह से किसी विजनरी तौर पर देख पाते। जी तो जब मैं नैनीताल में था, या नैनीताल से इधर जब काम कर रहा था नेशनल इंटरनेशनल फेलोशिप में, और या जब आर्टिकल लिख रहा था तमाम जी सारी जगहों पे, तो मुझे एक बहुत गहरी जब मैंने नौकरी करते हुए, जब मैंने प्राथमिक शिक्षा पर काम किया, जी जी तो प्राथमिक शिक्षा के सिलेबस को जब मैंने देखा, तो इस बात को बहुत गहरे से मैं महसूस कर पाया कि जिसको हमारी शिक्षा व्यावसायिक रोजगार परक वही शिक्षा रोजगार कहते हैं। परक और परिवेश आधारित शिक्षा दोनों में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को हाँ, अंतर बता डिफरेंस बताने की कोशिश तो कीजिएगा। रोजगार परक शिक्षा जिसको कहती है, उसको उसको हमने दरअसल रहवासी एक आदमी का काम नहीं। जी रहवासी में बहुत लोग हैं, जिसमें इंजीनियर पंकज भट्ट है, जी और पृथ्वी राज सिंह है, और तमाम सारे लोग हैं, दिव्या पाठक है, महेश जोशी है, अनिल कार्की है, स्निग्धा तिवारी है, शिव प्रज्वल दिवाकर है जो बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट है, जी और तमाम सारे लोग हैं। हरेला सोसाइटी का हमको बहुत इसका मैं सपोर्ट थोड़ा सा मिला। रोकूंगा, इसका या जिक्र नरेश हमने दीक्षित सर। थोड़ा सा मैं रोकूंगा। एक बार जब आप नैनीताल में थे, जब पीएचडी कर रहे थे, तो इसका जिक्र एक बार आपने तब भी मुझे अपने रूम पे किया था शायद, कि इस तरह से कुछ करते हैं। हाँ, हाँ, रहवासी। हाँ। जी तो ये एक तरह से ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जी अगर अगर आपके पास किसी तरह के रिसोर्सेज हों, और अगर आप अगर सनक और विश्वास में जीते हों, जी तो फाइनली आपको कमर कस के आपके गांव की तरफ वापस लौटना होगा, जी क्योंकि जो बड़ी गोलबंदियां होंगी वो गांव से ही शुरू होगी। जी आप देख पा रहे होंगे, मेरी लाइब्रेरी है छोटी सी, यहाँ बच्चे आते हैं सुबह जी पढ़ने लिखने आते हैं, यहाँ सब रहते हैं। तो फाइनली जब रहवासी हमने स्टार्ट किया, तो हमने उन लोगों को चिन्हित किया जी जो लोग किसी गांव में काम करना चाहते थे। तो तमाम सारे युवा साथियों ने पीपलतड़ ग्राम सभा के तोक बरलाब को अपना अड्डा बनाया, जी और आज की डेट में हमारा जितना भी काम है, एक थोड़ा सा काम है। तो जैसे नौकरी से मोह भंग या शिक्षा के बाद का जो कंसेप्ट है, भारत में शिक्षा का मतलब केवल नौकरी है। जी नौकरी अच्छी बात, नौकरी होना बहुत अच्छी बात है। तो हमको इस बात का बहुत गहरे तौर पर एहसास हुआ कि अगर गांव को खड़ा करना है, क्योंकि जी भारत पूरे गांव का देश है, जी और गांव है तो भारत है। जी और हम इस बात को बहुत गहरे तौर पर एंथ्रोपोलॉजी पे काम करते हुए, मुझे इस बात को बहुत गहरे तौर पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब तक गांव बचेंगे, और तमाम तरह के जो पहाड़ समझ नीचे। है इकोलॉजी को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, नेचर को लेकर के, वो एक तरह से परंपरागत लोगों के पास, जी शहरों के पास नहीं है। देखने और सुनने का जो अनुभव है करीब होगा। 2500 साल पुराना, वो गाँव के पास है। कैसे उनको अपनी नगरी सुरक्षित रखनी है, कैसे उनको अपने जंगल सुरक्षित रखने हैं, जानवरों के साथ कैसे पेश आना है, जी ये सब मानवीय होने की जो पूरी कलाएं हैं वो गांव के पास है। जी अब ये नहीं है कि गांव के पास जाति नहीं है, गांव में भी तमाम किस्म के लैंगिक मतभेद है, तमाम किस्म की जातियां हैं, तमाम किस्म का स्ट्रक्चर है, जी लेकिन इसके बावजूद जी गांव की जो संवेदनाएं हैं वो जी अभी जिंदा है। तो रहवासी ने और रहवासी की टीम ने इस बात को महसूस किया और कोशिश किया कि आर सार एच पैच तमाम सारी जो हमारी जो परंपरागत नॉलेज है, खासकर इकोलॉजी को लेकर के, उसको हम दोबारा से खड़ा करें, और उस पर दोबारा से काम। जी तो ये सब सोच करके, और शहरों का जो एक तरह का वितंडा है परिवेश व्यवहारिक शिक्षा का, जी जी आप सोचिए मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत, तमाम तरीके के सीमांत इलाके हैं, वहां से एक ही गांव से आप
25 बीटेक करवा दोगे और 5 जी बीएड करवा दोगे, जी तो कैसे वो लोगों के लिए आप रोजगार जनरेट करोगे? जी बशर्ते कि उनके लिए आप करवाइए, परिवेश आधारित शिक्षा करवाइए, उनके वहाँ नदी है तो रिवर राफ्टिंग करवाइए, उनके वहाँ अगर पहाड़ है तो जी उनको रॉक क्लाइंबिंग सिखाइए, तमाम सारी चीजें और परिवेश आधारित जो शिक्षा हो सकती है, मेडिसिनल प्लांटों पर काम करना सिखाइए, तमाम सारी चीजें जो भी हो सकती है। तो हमने हम्म और परिवेश आधारित शिक्षा को लेकर के काम करना शुरू किया, जो हम जी आफ्टर स्कूल यहाँ भी अभी भी करते जी जी दूसरे सवाल पर आऊँगा मैं। अभी तक आपने कुल 6 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें पहाड़ और गांव की बातें आपकी ज़्यादातर रहती हैं, और तभी उन युवाओं को भी आपकी किताबें, आपकी कविताएं आकर्षित करती हैं, जिसमें भ्यास कथा है, इसको तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद उदास बख्तों का रमोलिया है, धार का गिदार, पलायन से पहले, अपनी माटी अपना बचपन। इन तमाम किताबों में या कविताओं में पहाड़ का वो दर्द झलकता है। तो कहीं ना कहीं आप जब लिखते हैं तो आप पहाड़ के साथ रूबरू होकर लिखते हैं, तभी युवा हैं, युवा पाठक हैं, वो आपको पसंद भी करते हैं। तो इसमें से मैं आपसे कहूँगा कि कोई ऐसी ईजा की जो कविता है, ईजा पर जो लिखी है, एक वो कविता थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाएं, फिर हम आगे के सवालों पर आते हैं। और जो आपकी इनमें से सबसे अच्छी दरअसल किताब कौन सी है आपकी, मेरे ये साथ भी हमारे दिक्कत ये होती दर्शकों है को कि मैं बताएं। अपनी कविताओं को याद नहीं रख पाता, जी और अगर आपके चैनल के लोग चाहेंगे तो मैं अलग से पढ़ के आपको सेंड कर दूंगा। जी जी लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो लिखने की जो प्रक्रिया, जी जैसे मैंने तब लिखना शुरू किया जब पूर्वी कुमाऊं में एक तरह से ग्रामीण जो परिवेश है, जी जी ग्रामीण परिवेश एकदम नदारद हो गया। जी इवन अगर आप देखेंगे तो कुमाऊं के परिवेश में भी बहुत नॉस्टैल्जिया लिखा जा रहा था, यादवादी किस्म का लेखन एक तरह से पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं के खासकर पटल पर था, या शहर लिखे जा रहे थे, छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो लिखे जा रहे थे। तो एक ऐसे समय में जब मैंने लिखना शुरू किया 2013 में, ये मेरी दूसरी पारी थी, पहली पारी मैंने पिथौरागढ़ में ही खेली लिखने की, जी तो वो एक तरह का मेरा नया अनुभव लेने और सीखने का अनुभव था जी पिथौरागढ़। तो तब जब हमने दोबारा लिखना शुरू किया तो उस समय मैं दक्षिण अफ्रीकाई लेखकों से बहुत प्रभावित हुआ, खासकर अचेबे, नुगुगिवा थांगो, मरियम्बा और तमाम सारे लोग जो वहां लिख रहे थे। और तब मुझे लगा कि किसी भी इलाके को, या फिर तब उसके बाद फिर मैंने रशियन कथाकार पढ़ने शुरू किए, और एक तरह से जो उसका मेरा किताबें हमने तब पढ़ी, तो तब समझ में आया कि अपने इलाके, अपने परिवेश को कैसे आप साहित्य में लिख सकते हैं, और एक दायित्व के साथ। जी मतलब हमारे लिए इतना भी विचार नहीं था, दरअसल लिखने में विचार था, विचार में लिखना नहीं था। जी जब हमने लिखने की कोशिश करी, जिन पात्रों को हमने उठाया, तो हमने ये नहीं सोचा कि पहले इस पर विचार डालें कि पहले इसको लिखें। तो दरअसल जिन कैरेक्टरों को लिखना शुरू किया, वो खुद ही समाज की विद्रूपताओं, समाज की हकीकत को व्यक्त करने वाले थे, सिस्टम की असफलताओं को व्यक्त करने वाले थे। अगर आप भ्यास कथा में मेरी कहानी रामी कठार पढ़ेंगे, तो एक युवक जो एक बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पटवारी के पास जाता है, और पटवारी उसको बॉर्डर सर्टिफिकेट न बना के उसको तस्करी के तमाम सारे कामों में लगा देता है। ये पूरी जो घटना है, ये दरअसल ये घटनाएं मेरी आंखों देखी घटनाएं। जी तो कहानी और कविता जब हमने लिखना शुरू किया, तो हमने इस बात को एहसास किया कि जो भी चीज मीडिया से छूट जाएगी उसको हम लिख देंगे जी, और उसको हम नए पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, अपने भाइयों तक पहुंचाएंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये भी एक तरह की प्रतिबद्धता रही, जिसमें डीएसबी कैंपस का बहुत बड़ा योगदान रहा, खासकर मेरे गुरुजी श्रीश कुमार मौर्य का, जिन्होंने एक तरह से मुझे तराशने का काम किया और तमाम सारी कविताएं देखने का काम किया। और फिर हिंदी की बड़ी पत्रिकाओं का भी बड़ा योगदान रहा उसमें। हाँ, बहुत सारी पत्रिकाओं में भी आपने लिखा है। और दूसरा एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गिरीश तिवारी गिरदा के बारे में आपके क्या ख्याल है? देखो, गिरीश तिवारी गिरदा तो आने वाली नस्लों का कवि है ना। हम तो बार बार कहते हैं, गिरदा स्मृति मंच को लेकर के हमने काम किया पिथौरागढ़ में, तो हम नैनीताल में, तो हमने बार बार कहा हमारा गिरदा। जब गिरदा के पोस्टर्स और तमाम सारी चीज पर हम लिखते थे हमारा गिरदा,
गिरदा की याद। जी तो हम बार बार उसको लेकर के वहाँ के सरकारी स्कूलों में गए। सरकारी स्कूलों में बच्चों को हमने नई तरीके से ट्रेंड किया, और कैसा हो स्कूल हमारा जैसी कविताएं हमने बच्चों के बीच बोली, या फिर क्या कहते हैं उसकी जो कविताएं हैं उनको हमने उनकी जो लिखी हुई और चीज है, तमाम सारी चीज, उनके गीतों को एक तरह से हमने आंदोलनों का और क्या कहते हैं युवाओं के बीच ले गए, वहाँ तमाम जी तरह के नए युवाओं को जोड़ा। और ये सब गिरधा स्मृति मंच की नैनीताल ने काम किया, जिसमें जिसमें बहुत मेरे जो अग्रज है, जिसमें जी महेश जोशी, हरीश राणा, मंजूर मंजूर हुसैन, और आपके क्या कहते हैं एक हमारे साथी गुजर गए, उनको याद करना चाहिए, भुवन बिष्ट, और तमाम ये सारे लोग, राजेश टमटा, और शेखर पाठक, उमा भट्ट जी मैम, और आपके क्या कहते हैं और भी तमाम सारे लोग जो उसमें थे, राजीव लोचन शाह, नैनीताल समाचार, तमाम लोगों जी। का उसमें बड़ा योगदान रहा। एक और मैं सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि उत्तराखंड बने लगभग 19 साल पूरे होने को हैं, और इन 19 जी सालों में उत्तराखंड युवा हो चुका है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो पलायन लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद तो पलायन और ज़्यादा बढ़ा है, और उत्तराखंड में जो संसाधनों की लूट है वो लगातार संसाधनों को लूटा जा रहा है। इस पलायन और संसाधनों की लूट पर आपका विचार क्या है? एक तो इस बात को बहुत हमको ध्यान में रखना होगा कि हम उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो गए, जी बल्कि मतलब 20 साल का पूरा वो हो गया होगा। जी 20 साल एक पीढ़ी का साल है, जी पूरी एक पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई है। जी अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो युवाओं को हुआ। जी युवा ने आप देखिए युवाओं का सबसे ज्यादा पलायन है, जी तो वो न सरकार निर्धारित कर पा रहे हैं, न जी वोट का अधिकार दे पा रहे हैं, और न उनके लिए सरकारों की किसी किस्म की योजना है। योजनाएं। तो पूरे उत्तराखंड का जो युवा साथी है जी वो पूरे मोहभंग के दौर से गुजर रहा है। जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे लोगों ने तमाम तरह के आंदोलन किए, तमाम तरह की पीड़ाएं झेली, बलात्कार तक सहे लोगों ने, जी उस उत्तराखंड को बनने के बाद उसकी एक पूरी पीढ़ी जी 20 साल, एक युवा पीढ़ी पूरी पूरी बेरोजगार है, सड़कों पर है। तमाम तरह के आंदोलन उत्तराखंड में हुए हैं, फीस वृद्धि को लेकर के, जमीनों को राज्य आंदोलन लेकर को के, लेकर। और तमाम तरह के मतलब लोग सड़कों पर हैं। और आप देखिए क्या हाल है उत्तराखंड। और अगर आप जमीनों की लूट की बात करते हैं तो झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद अगर कहीं इतने जी बड़े पैमाने पर जमीनों की लूट हुई है तो वो उत्तराखंड में हो। जी लेकिन उत्तराखंड के लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि अगर ये सब कुछ होता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। जी तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो पंचेश्वर जैसे बांध और तमाम सारे जो बांधे हैं, जी जिनके बनने के बाद उत्तराखंड का जो कृषि भूमि है जी वो बिल्कुल घट जाना है, 4%, 2.5% में आपका आ जाना है। जी तो ये सब उत्तराखंड परिसमन के बाद आप देखिए जी हमारी आवाज उठाने वाली सीटें घट जाएंगी, वहां हमारे विधायक घट रहे हैं लगातार। जी पलायन ने हमारी आवाज उठाने का लोकतांत्रिक तरीका भी हमसे छीन लिया। जी तो इस सबके बीच उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड की जो सरकारें हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनको इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए जी कि उत्तराखंड के युवा के लिए वो किस किस्म के ब्लूप्रिंट को लेकर के काम करें, परिवेश आधारित शिक्षा को, और तमाम तरह के जो रोज नवाचारी रोजगार हैं, जी मेडिसिनल प्लांट और तमाम सारी चीजों को वो कैसे करें। इस पर उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की जो भी सरकारें हैं या जो भी सरकारें आएंगी उनको बहुत संजीदा होकर सोचना चाहिए। जी जी नहीं तो ये और भी रहेगा। आप देखिए हमारे युवा बाहर है, हमारे पहाड़ में आकर के कोई और राज मतलब राज कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे अपनी अपनी बिजली उगा रही है, जी आयुर्वेदिक कंपनी जंगलों को खोद रहे हैं, जी और माफिया हमारी नदियों को खोद रहे हैं, जी और तमाम सारी चीजें। हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, बावजूद इसकी सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में आज भी हमारे युवा उत्तराखंड है। के लोग हैं। जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज का युवा जो है, जो बिल्कुल नया है, अभी जो कॉलेज पहुँचा है, आज का युवा किताबें पढ़ने पर विश्वास नहीं कर रहा है, नए नए लेखकों को पढ़ने या पुराने लेखकों को पढ़ने पर विश्वास नहीं कर रहा है, इतिहास को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भेजा जा रहा है वो उन्हीं पर विश्वास कर रहा है। आखिर ये युवा देश को किस ओर ले जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे अपनी बात रखता है, और बहुत खतरनाक है वो। ये युवाओं को लेके मैं थोड़ा सा जी युवाओं को लेके मैं कट्टर नहीं। जी
क्योंकि जब हम युवा थे ना, जी तो कई जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे वो हमसे ये कहते थे कि अरे ये तो बस देश बर्बाद कर देंगे और तमाम जी सारी चीजें। जी। तो बहरहाल हमने पढ़ना और लिखना, तो ये पढ़ना पढ़ने सीखा, और लिखने की ओर और युवा पढ़ते ढलेगा पढ़ते एक कैसे, दिन ये हम, है। हाँ मैं इसीलिए मैं हम्म। इसी बात पर आना चाह रहा हूँ। जी और पढ़ते पढ़ते एक दिन मतलब हम एक सही रास्ते पर आए, जी जितना हमको लगता है अंदर। जी तो दरअसल दिक्कत क्या है, जब हम पढ़ने और लिखने की बात करते हैं, तो इस बात को बहुत संजीदा होकर सोचना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव विचारों के लोग हैं, जी वो क्या युवाओं तक पहुंच रहे हैं, क्या उनको जी। उस किस्म का मैटर उपलब्ध ये करवा कमजोरी रहे तो हैं, रही है। और मैटर उपलब्ध करवाने में उनका जो बिहेवियर है, हम्म। बात करने का जो तरीका है, जी वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाना, यार मैं ही होशियार हूँ। जी क्योंकि पिथौरागढ़ में हमने एक बड़ी परिपाटी देखी है, जिसमें हमने ये महसूस किया है कि एक जो पढ़ी लिखी परिपाटी है, एक जी। लड़की, वो जो नहीं पढ़ता एक उसको इस एरोगेंस। बात को महसूस करा। हाँ, एक एरोगेंस आ जाता है। आप नहीं हाँ। पढ़ते। हाँ, हम्म। तो एक मतलब मेरे दौर में ऐसा था कि जी बहरहाल मुझे रूपेश डिमरी जैसे लोग मिले, जिन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए और तमाम सारी चीजें। जी तो ऐसे लोग भी है। जी तो इन सारे लोगों के बीच अगर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, जी तो देखो, युवाओं को विचारधारा की झंडा बरदारी कराने से पहले युवाओं को उनके अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है। जी जिस दिन वो ये समझ पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, जी वो बिल्कुल प्रायोगिक तौर पर किसी पक्ष में खड़े होंगे। जी बशर्ते कि उनको आप डंडा मार के, मतलब मार मार के मुसलमान बनाने वाली जो कहावत है, जी। जो कि एक विद्रूप कहावत, हमारे मतलब एक हिंसक कहावत जिसको कह सकते हैं, हम्म। उस तरह की हिंसक कहावत है, वैसे हम युवाओं को नहीं मोड़ सकते। लेकिन हाँ, अगर उत्तराखंड में हम्म। हमको प्रगतिशील युवाओं को जोड़ना है, तो हम जी बार बार इस बात को कहते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर, जी रोजगार के मुद्दे पर उनको हम एकजुट कर सकते हैं। और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं, उत्तराखंड के युवाओं का जो हाल है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते जी। धन्यवाद गार्की जी, अपना समय पार्थ न्यूज़ को देने के लिए। अगली बार एक नई हस्ती के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।